सही ना? चलो बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। चलो भाई, आज जो है लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आज, ठीक है ना? और पूरी जीएस रहेगी। क्वेश्चन तो 500 की सीरीज शुरू कर दी है हम लोगों ने, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे आगे मिलने वाले हैं, चीजें हैं। थ्योरी भी आज बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है ना? लेकिन अगले दिन जो है बीच बीच में इसको ध्यान देते रहना। ग्रीन, हाँ। हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गदर सीरीज, जो कि 500 क्वेश्चनों की रहेगी। यूपी होमगार्ड के एग्जाम से पहले पहले मैं आपको जो है 500 सीरीज कराने वाला हूं, मतलब 500 क्वेश्चनों की सीरीज कराने वाला हूं, जिसमें आज तो क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों रहेंगे। अगले दिन से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, बस क्वेश्चनों को रिवीजन करना है, क्वेश्चनों को रटना है। ये 500 क्वेश्चन रट लिया आपने भाई साहब तो एकदम काम 100% हो जाएगा। लिख के रख लो, कम से कम 70% आप पहुंच जाएंगे इन क्वेश्चनों से। और 500 नहीं, 500 क्वेश्चनों से मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन बना दूंगा आपके, इतना जान लो। 500 से मैं 1000 क्वेश्चन बना दूंगा, परेशान न होइए। लगभग टॉपिक आपके रिवीजन होंगे और आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना एग्जाम। जो लोग इस समय वो देखिए, जैसे ग्रुप वाले बच्चे जो हैं वो लोग दे रहे होंगे उसका एग्जाम, क्या नाम है, घटना चक्र का टो दे रहे होंगे ना, घटना चक्र का टो देके, और देखिएगा यहां से सवाल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बढ़िया फायदा होगा आपको। ग्रुप में पड़ा हुआ है, उस टो को सॉल्व करिए सभी लोग, जिनका एचजी का पेपर लगा हुआ है, उन्हें बैठो ऐसे घूमो आराम से, ठीक है? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इसमें सारे मतलब लगभग टॉपिक कंप्लीट किए जा रहे हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, दिवस, अंतरराष्ट्रीय जीके, ये शॉर्टकट में, बाकी इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है भाई? तो शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिए, तो पहले से शुरुआत करते भैया क्वेश्चन से। अब देखो भाई, कारण ये था कि हमारे पास इतना कोई टाइपिस्ट ये सब तो है नहीं, है ना? इसलिए हमने क्या किया है कि एक ही पेज में 2-2 क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, ठीक है? चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि भारतीय संविधान का, बच्चे कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसमें अनुच्छेद आपका दे रखा 52, 54, 60 और कौन सा दे रखा है? 74 दे रखा है आपका, ठीक ना? और कौन सा दे रखा है? 74 दे रखा है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? एक सेकंड जरा कुछ हम लगा दें, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हाँ चलो भाई सेट हो गया, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या कहा गया बच्चे इसमें? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? बताइए भाई कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 हो जाएगा। अब फटाफट आप लोग क्या करिएगा, कुछ अनुच्छेद आपको दे रहा हूं मैं, इनको देखिएगा। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, ठीक है ना, 56, 57, 58, ठीक है ना, 57, 58, 59 और 60, एक और कर लीजिए 61। ये सभी अनुच्छेद किससे संबंधित बेटा? राष्ट्रपति से। ये सारे अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? राष्ट्रपति खल्लास, ठीक है ना। यहाँ इतने कर लीजिए, राष्ट्रपति पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बच्चा बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेद किसके बारे में बात करें? 52 के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रपति का पद होगा। यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति का पद होगा, ये दे रखा है। 52 में क्या दे रखा है? संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका किसमें निहित होगी? कार्यपालिका राष्ट्रपति में। किसमें होगी भैया? राष्ट्रपति में होगी, ठीक है, राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका अर्थात जो संघ है, भारत का संघ है, ठीक ना, उसके जो भी शक्तियां होंगी सब किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन राष्ट्रपति जो होगा उसका केवल औपचारिक मात्र प्रमुख होगा, बाकी प्रधानमंत्री क्या होता है? उसका मुखिया होता है, ठीक है बच्चे। 52, 53,
53 की बच्चे अगर हम लोग 54 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, चुनाव। इसमें क्या दे रखा है, चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इसके बारे में दे रखा है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कुछ भी कह सकते हो, चुनाव या निर्वाचन कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद भैया हम लोग 55 की बात करें, 55 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति दे रखी, मतलब किस प्रकार से उसका चुनाव होगा, ठीक ना। निर्वाचन की रीति दे रखी, निर्वाचन की रीति दे रखी, निर्वाचन की रीत, ठीक ना। निर्वाचन की क्या दे रखी है, रीत। रीत का मतलब समझते हो ना, रीत का मतलब तरीका भाई, क्या रीति रिवाज उसका, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 56 बच्चे क्या दे रखा है, 56 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, पदावधि दे रखी है, पदावधि दे रखी है। राष्ट्रपति क्या दे रखी है, पदावधि। राष्ट्रपति का पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। कितनी होती है बच्चे, 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से लेकर के जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक के लिए अपने पद पर बना रहता है, तब तक अपने क्या होता है, पद पर बना रहता है, और उसका 5 वर्ष मुख्यतः कार्यकाल होता है। लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं देगा, तब तक अपने पद से नहीं हटेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुने। जब नया राष्ट्रपति क्या करता है, चुनाव मतलब शपथ लेता है, जब नया राष्ट्रपति शपथ लेता है तो पुराना वाला क्या जाता है भैया, पुराना वाला त्यागपत्र, मतलब फिर वो हट जाएगा अपने पद से, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं राष्ट्रपति के बारे में, कोई दिक्कत इसमें, कोई शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में क्या कहा गया भाई, अगला दे रखा है 57 में, देखिए क्या रखा है, 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है। क्या रखता है, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। और भारत में तो भैया यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति कभी भी तक भी क्या हो सकता है, कोई इसका अंत समय है ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग तो बच्चे कितनी होती है जरा बताइए आप लोग, राष्ट्रपति की उम्र क्या होती है चुनाव लड़ने की, ठीक ना, चुनाव लड़ने की, चुनाव की उम्र क्या होती है, चुनाव की उम्र। भैया देखो राइटिंग में मत जाना बेटा, क्योंकि रिवीजन फास्ट करना है तो राइटिंग में मत जाना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, ठीक है। तो भैया चुनाव की उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। कितनी होती है बेटा, 35 वर्ष होती है। तो 35 वर्ष तो उसकी उम्र होती है स्टार्टिंग की, 35 वर्ष का जब हो जाएगा तभी क्या होगा, चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति। और भैया कब तक लड़ेगा, जब तक उसके सांस नहीं निकलेगी तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, जब तक सांस नहीं निकले तब तक। अब कहे पहले कहां रहा, पहले क्या था, 65 साल। अगर 65 साल राष्ट्रपति था तो प्रधानमंत्री का 76 साल के चुनाव लड़ रहे हैं, उससे बड़े हो गए क्या वो। राष्ट्रपति के नहीं, कोई बात नहीं, हम ये समझा रहे हैं राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता अपने यहाँ, ठीक ना। लेकिन जो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं उससे ज्यादा शक्तियां प्रधानमंत्री को मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, लेकिन पद के अनुसार अगर देखा सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। तो सब कुछ प्रमुखता किसकी दी जाएगी, जैसे देखिए सबसे ज्यादा चुनाव, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है, ठीक ना। तो ये सब देखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बेटा सबसे ज्यादा, इसलिए भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई ऐसा योग्यता नहीं दे रखी, मतलब कि अंतिम आयु नहीं दे रखा है, योग्यता दे रखी लेकिन अंतिम आयु नहीं दे रखी है, स्टार्टिंग आयु दे रखी है। समझ रहे हैं बात की नहीं। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है। पहले बार 5 वर्ष के लिए बनेगा चुनाव, मतलब निर्वाचित होगा, और दूसरी बार 4 वर्ष के लिए, और तीसरी बार होगा ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन भारत में क्या है, एक बार आपने चुनाव लड़ लिया तो जब तक आपकी सांसें नहीं निकलती तब तक आप चुनाव लड़ते ही रहो। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो सारा कैरियर तो आपने उसी में लगा रखा है। आगे देखिए 58 बात करते बच्चे, 58 में तो पुनर्निर्वाचन समझ में आया कि नहीं है, पुनर्निर्वाचन बच्चे इसमें क्या दे रखा है, पुनर्निर्वाचन दे रखा है। और अगर 58 की हम लोग बात करें तो 58 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति की निर्वाचित होने की योग्यताएं दे रखी है। 58 में क्या दे रखा है, योग्यताएं दे रखी हैं। 58 में क्या दे रखा है, योग्यताएं दे रखी हैं। 59 में बच्चे क्या दे रखा है, 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें दे रखी, पद की शर्तें दे रखी, पद की शर्तें दे रखी, पद की शर्तें दे रखी है। और 60 में बच्चे क्या दे रखी है, शपथ दे रखी है। 7 में क्या दे रखी है, शपथ। और 61 में महाभियोग दे रखा है। 61 में क्या दे रखा है, महाभियोग। अरे मेरे भाई ट्रिक कोई समझाए, मेरी बात समझो, ट्रिक कोई बताए, ट्रिक क्या मारो गोली। आप लोग 4 बार इसको पढ़ने का प्रयास करो, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई साहब दिमाग में छप जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं कि सब आपसे एक तरफा पूछेगा, अरे कुछ ना कुछ तो लगाना, और कुछ ना कुछ तो ऑप्शन भी काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि अगर आपसे उसने पूछ लिया कि राष्ट्रपति के पदावधि का जो पदावधि दे रखी है, राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है, वो किस अनुच्छेद में दे रखा है। अगर ये आपसे सवाल पूछा गया, मान के चलिए राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है, अगर ये सवाल आपसे पूछा गया तो जरूरी थोड़े ना कि वो ऑप्शन में 54, 55, 56, 57 ऐसे लगातार देगा कि आप ऑप्शन ना काट पाओ। आपने पेपर उठा के देखो भाई, प्रैक्टिस छोड़ो, पेपर उठा के देखो, पेपर में क्या होता है, 2 ऑप्शन फिर भी मिलते जुलते मिलेंगे और 2 ऑप्शन तो बिल्कुल दूर दूर नहीं मिलेंगे। ऐसा देखा ना अपने पेपर में। मैं ये समझा रहा हूं कि पेपर का तरीका क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। पेपर का तरीका क्या होता है ये समझो, प्रैक्टिस का तरीका अलग है। प्रैक्टिस में तो हमें याद करना है कि 4 के 4 ऑप्शन रटने हैं,
लेकिन पेपर ऐसा आएगा ना कि एक ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन तो दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा, बस वो काटना सीख जाओ ऑप्शन। अब 5 दिन में क्या बचाओ भैया, ऑप्शन काटना सीखो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ये सीखो भाई साहब, आपके 80 नंबर प्लस हो जाएंगे, इतना जान लो। तो बेटा क्या दे रखा है, पदावधि किसमें दे रखी है, 6 में। पदावधि किसमें दे रखी है, 6 में। आइए पढ़ते हैं वापस। 52 में बताइए राष्ट्रपति पद क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का पद। 52 में राष्ट्रपति का पद। अगर आप लोग देखो राष्ट्रपति के लिए भाग कौन सा दे रखा है, संविधान का भाग कौन दे रखा है, 5, जिसमें क्या दे रखा है, संघ दे रखा है। जिसमें क्या दे रखा है बच्चे, संघ। और संघ का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। संघ का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो संविधान का भाग 5, ठीक ना। अगर देखा जाए तो 52 से लेकर के 151 तक तो ये क्या दे रखा है, भाग 5 दे रखा है। लेकिन राष्ट्रपति तक की बात करें भैया, तो राष्ट्रपति वाला जो हिस्सा होता है ना, वो केवल 52 से लेकर के 62 तक होता है। 52 से लेकर के कहां तक होता है, 62 तक। 52 से 62 तक केवल किसके बारे में होता है, राष्ट्रपति के बारे में होता है। किसके बारे में होता है, राष्ट्रपति के बारे में। और 63 से शुरू हो जाएगा क्या, उपराष्ट्रपति शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, आगे और भी अभी अनुच्छेद मिलेंगे। जो आपने कहा था सर पॉलिटी नहीं रिवीजन हुई थी, पॉलिटी रिवीजन लगभग हो जाएगी। और होम गार्ड में इससे बाहर आने वाला कुछ नहीं है, ये मान के चलो बेटा, इतना विश्वास रखो, बस इतना रट के जाओ। अगर नहीं जाएगा फिर देखा जाएगा, परेशान ना हो, पेपर फंसेगा। 52, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं इसको कम से कम 4 बार रट के जाओ, लिख के रख लो भाई साहब 4 बार। इससे ये फायदा होगा ना कि अगर नहीं ऑप्शन मतलब सही हुए तो ऑप्शन काटना सीख जरूर जाओगे आप, ठीक है बच्चे। और जितने लोगों ने विश्वास किया, पेट वाले एग्जाम में देखा है भाई साहब, पेट में हम लोगों ने तांडव मचाया था पेपर में, बस भले नंबर किसी कमाए वो अलग बात है। वो सब अपनी अपनी सिली मिस्टेक की बात होती है। सबसे बड़ी बात किसी होती है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक तब होती है जब 4 बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, रटते नहीं किसी चीज को। अब क्वेश्चन रटने का समय तो रटिए भाई साहब, पेपर निकालने से मतलब है। ये मैं सोचो सर ये रटाइन खातिर आए रहे का हम, तो हाँ भैया ठीक, रटने खातिर आए, पेपर हमें निकलने से मतलब है। देखो बेटा 52 में राष्ट्रपति का पद, बोलो 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 में संघ की कार्यपालिका, 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, ठीक ना। संघ का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। संघ का प्रमुख राष्ट्रपति। 52 में पद, 53 में संघ का प्रमुख राष्ट्रपति। सब राष्ट्रपति के बारे में, सब कुछ किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में, बस यही रट्टा मारो। 54 में चुनाव, 54 में चुनाव, 54 चुनाव, 54 चुनाव। 4 से 54 पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, और 4 से क्या होता है, चुनाव। तो 54 में चुनाव, 54 में चुनाव। पहले 52 में पद, 52 में पद, 53 में संघ का प्रमुख, संघ का प्रमुख। 54 में चुनाव, 4 से चुनाव, 4 से निर्वाचन, मतलब नी से निर्वाचन, से निर्वाचन, कुछ भी। निर्वाचन और चुनाव एक ही बात होती है, ठीक ना। 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक ना, निर्वाचन की प्रक्रिया। भैया जब 54 में निर्वाचन आ गया है, ठीक ना, 54 में क्या आ गया, निर्वाचन मतलब चुनाव आ गया, तो ये भी तो बता दीजिए ना उसका चुनाव कैसे होगा। क्यों, क्योंकि सबसे अलग उसका चुनाव होता है, सबसे अलग। जैसे गांव में प्रधानी, विधायकी, है ना, और संसदीय का चुनाव होता है ना, इस तरीके चुनाव नहीं होता कि सब आदमी जाकर वहां चुनाव देते हैं, वोट देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कुछ विशेष पद्धति के रूप में होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार होता है। आई बार समझ में कि नहीं, इसमें एक व्यक्ति का मतलब एक विधायक का, एक सांसद का, ये क्या होता है, एक अलग अलग हिस्सा होता है। अच्छा एक बार बच्चे, इसके निर्वाचन प्रणाली में कौन कौन शामिल होता है, जरा ये भी लिख लीजिए। मान लीजिए पूछ लिया जाए, समझ रहे कि नहीं, इसके निर्वाचन में यानी रीत में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन वोट देता है। तो भैया वोट कौन कौन देगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, शॉर्टकट में रटो भाई साहब एकदम बेहतरीन तरीके से। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, सभी निर्वाचित लगा लीजिए। निर्वाचित मतलब जो जीते हुए सदस्य होते हैं। निर्वाचन का मतलब क्या होता है, जीते हुए सदस्य। अंकित समझ रहे कि नहीं, कौन से, जैसे अपने विधायक जी जीते हैं, हर 6 विधानसभा से जो जीते हुए सदस्य, हर, जैसे अपने यहाँ सांसद राहुल गांधी जी हैं, ये भी तो जीते हैं ना, तो इनको निर्वाचित कहो चाहे जीते कहो, बात एक ही होती, ठीक ना। खाली उसका जो संवैधानिक शब्द है वो निर्वाचित प्रयोग करते हैं, बाकी हम लोग अपने सरल भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, जीतना, ठीक ना। तो बस वही, लोकसभा के सभी जीते सदस्य, राज्यसभा के सभी जीते सदस्य, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल अर्थात लिख दें से विधानसभा, ठीक है, प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद, ये चारों सदन के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये चारों सदन के सदस्य क्या करते हैं, हिस्सा। बच्चे निर्वाचित, यहां लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, निर्वाचित। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, इससे शॉर्टकट कोई चीज हो सकती है क्या। लेकिन अगर आ जाए उपराष्ट्रपति, क्या आ जाए भैया, उपराष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति आ जाए कि भैया उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, तो बाबू केवल 2, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन सा सदस्य, निर्वाचित, ठीक ना। राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इसका भी ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष रूप से
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव उस प्रकार का होता है जिसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे रट्टा मारो भाई साहब, यही चीजें फंसेंगी सवाल में, बस और कुछ नहीं। यही रिवीजन की क्लास होती है। मैंने क्या कहा, 500 सवाल की सीरीज है, 1000 सीरीज बना के दूंगा। 500 यहां कराऊंगा, 500 अपने मन से बताऊंगा। बताओ ये सब क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हमने यहां से इतने सारे फैक्ट बता दिए कि 3-4 अगर सवाल यहां फंसेंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे। अगला 56 बचा, क्या हो गया 55 में निर्वाचन की रीत, 54 में अगर उसका क्या था, 54 निर्वाचन, 54 चुनाव, 54 चुनाव, तो 55 में क्या, चुनाव की प्रक्रिया। 54 में क्या, चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, कोई दिक्कत। अगला 56 में पद, भैया निर्वाचित हो गया, चुनाव हो गया, उसका चुनाव कैसे हो गया ये भी पता चल गया, तो भैया बता दो हम कितने समय के लिए चुनाव में लड़ेंगे। ये तरीका बता रहा हूं मैं, ट्रिक बता रहा हूं। अब कितने समय के लिए हम रहेंगे पद पर, ये भी तो बता दीजिए। तो भैया 5 साल के लिए रहेंगे आप। कब तक के लिए रहेंगे, तो बेटा ये भी पता चलेगा कितने साल के लिए, 5 साल। तो 56 में क्या दे रखी है, पदावधि। 56 में पदावधि कितने साल के लिए, कितने वर्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, 35 वर्ष का। वेरी गुड। 57 में क्या दे रखा है, क्या हम पुनः चुनाव लड़ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। किसमें कहा गया है, 57 में। किसमें कहा गया है, 57 में। क्या पुनः चुनाव लड़ सकते हैं भैया, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। किसमें कहा गया, 57 में। ट्रिक याद करो, बस इसी तरीके याद करो। 58 में योग्यता, 58 में बताई जा रही कि योग्यता, कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जिसकी उम्र 35 हो चुकी है, जो भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। बस 4 चीजें। कितनी चीजें, 4। 1 2 3 4 बातें याद रखिए बेटा। कौन कौन सी, पहली बात, इसको बंद करो बेटा, बंद करो। पहली बात, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, उम्र। दूसरी बात, भारत का नागरिक। सौरभ एक बात ध्यान रखना, भारत का नागरिक जरूरी नहीं कि वो जन्म से हो, बस उसे भारत सरकार द्वारा नागरिकता मिली हो। समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो जन्म से। पूछ लेता है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जन्म से नागरिक होना चाहिए, नहीं सर, जरूरी नहीं है, वो बस भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत सरकार ने उसे क्या दे रखी हो, नागरिकता दे रखी हो। और क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के भी तो तरीके हैं, 5 साल 10 साल कोई व्यक्ति रहा हो वो अलग बात है, वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। आ रही बात समझ कि नहीं, भारत के नागरिक हो। तीसरी बात में कहा गया है कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद, लाभ का पद कौन सा माना जाएगा, लाभ का पद कौन सा माना जाएगा, सरकारी नौकरी ना हो बस, बाकी मंत्री बना हो चाहे राज्यपाल बना हो, कुछ भी बना हो, वो सब पद माने जाएंगे। और माने तब जाएंगे जिस दिन वो शपथ लेगा या नामांकन करेगा ना, उससे पहले उसको क्या करना, त्यागपत्र देना पड़ेगा। बस। अगला क्या बेटा, सरकारी नौकरी वाले में नहीं होगा, वो भरेगा नहीं, फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक ना। विकृत मस्तिष्क का ना हो, बस 4 योग्यताएं। बोलो रिवीजन हो गया राष्ट्रपति की, नहीं रिवीजन हो गया, राष्ट्रपति रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। 58 में क्या दे रखा है, योग्यताएं। 57 में क्या दे रखा है, 57 में पुनर्निर्वाचन, क्या हो 56 में पद, 56 में, 55 में रीत, 54 में चुनाव, 54 में, 53 में संघ प्रमुख, 52 में, अरे ऊपर नीचे कैसे भी याद करो, याद होगा दोस्त। 59 में पद की शर्तें, क्या दे रखी हैं, कि भैया किस तरीके से तुम्हें पद का निर्वहन करना है, बात की शर्त दे रखी, बस इतना याद रखिए इसमें। 60 बचा, 60 में शपथ, 60 में 7 से 60, 7 से शपथ, 7 से 60, 7 से शपथ। 61 में महाभियोग, ज्यादा खुराफात करो तो महाभियोग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, महाभियोग। अच्छा, महाभियोग के बारे में एक बात नोट करिएगा बच्चे, इसका महाभियोग कहां लाया जा सकता है, संसद में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा, संसद में। लेकिन क्या संसद के दोनों सदन में आ सकता है, सवाल बना है भाई साहब, होम गार्ड में बन सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं आज की क्लास खत्म करिए, हो तो नहीं पाएगा पूरा मुझे लग रहा है, लेकिन पीडीएफ में भेज दूंगा पूरी की पूरी, पढ़िएगा आप मन से बेटा। और उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, जो आपको टो भेजी गई ना ग्रुप में, पूरे 10 के 10 टो सॉल्व कर लीजिए 25 से पहले। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप 80 प्लस करके आओगे, ठीक है, अपना अनुभव खुद का बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई साहब, संसद क्या कहा गया है, संसद के दोनों सदन के सदस्य, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, संसद के दोनों सदन के सदस्य, मतलब सॉरी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक ना, किसी भी सदन में आ सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रक्रिया है, उसका जो
तरीका है, मतलब उसके लिए जो प्रस्ताव वो किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात समझिएगा, रही बात उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के लिए जो होगा, उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो कहां आएगा? उपराष्ट्रपति के लिए जो आएगा, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया कहां लाई जा सकती है? समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, राज्यसभा में आएगा कि लोकसभा में? राज्यसभा में आएगा कि लोकसभा में? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा से तो उससे कोई मतलब ही नहीं है भैया, वो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा का क्या है? सभापति है। वो राज्यसभा का सभापति है और भारत का क्या है? उपराष्ट्रपति है। कौन? जो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। वही तो उपराष्ट्रपति वाला जो प्रक्रिया होगी ना बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ कहां आएगी? राज्यसभा में आएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लोग होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हो और यूपी पुलिस का देखो, मैं कह रहा हूं कि इतना रट्टा मार लिया ना जितना ये करा रहा हूं इस समय जीएस का, यूपी पुलिस अगर धुआं ना हो जाए तो बताना भाई साहब, और नंबर आपके ना इंक्रीज हो जाए तो जीएस में, इतना जान लो दोस्त। तो उपराष्ट्रपति के लिए भैया क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्या बताया मैंने कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां आएगी? राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन में, राष्ट्रपति के लिए दोनों सदन, उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ राज्यसभा। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसका लोकसभा से कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? देखो तो भैया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? 52, अरे 52 से 52 सवाल बन गए, समझ रहे हैं? आगे बढ़े तो भैया इसका सही आंसर क्या था बेटा? 54। इसका सही आंसर क्या था? 54। 52 क्लियर हो गया, 60 क्लियर हो गया, 74। 74 में क्या दे रखा है जरा पढ़ लीजिए यहीं पर दोस्त। 74 में क्या दे रखा है? यहां पे दे रखा है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा बेटा? एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा बेटा? एक मंत्री परिषद होगा। क्लियर है? जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना? जिसका मुखिया कौन होगा? तो बेटा 74 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? एक सलाह समिति होगी, एक सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। बस इतना ध्यान रखिए 54 में। ठीक है, 74 में, सॉरी, अनुभाग क्वेश्चन नंबर 2। अबे तो एक खत्म हुआ दोस्त, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तो एक खत्म हुआ। खाली तुम बैठकर मेरी बात सुनो, आज रटो और पीडीएफ को जाकर घर में रिवीजन खाली कर लेना बस। लेकिन यहां ध्यान लगाओ, मन अंते चित अंते नहीं कि मुंह नीचे बैठ के पढ़ो। हम जब समझा रहे हैं कोई चीज तो ध्यान समझो, एनालिसिस करके समझा रहे हैं भाई साहब, और 100% एनालिसिस करके समझा रहा हूं। जितनी आपकी प्रैक्टिस है, दुनिया निपन्ना झन्ना चल रहा है ना, उन सब का एनालिसिस करके समझा रहा हूं चीजें। इसीलिए मैं गारंटी ताल ठोक के कह रहा हूं आज कि तुम 500 सीरीज खत्म कर लो मेरी, और फिर किसी भी को प्रैक्टिस उससे पहले उठाओ या अभी भी उठाना शुरू कर दो इस पूरी पीडीएफ को पढ़ने के बाद। हम कह रहे हैं जितना भी तुम्हारे नंबर है उससे अगर 20 नंबर ना बढ़ जाए तो बताना, 20 नंबर गारंटी लेना बढ़ जाएंगे। बाकी तुम्हारी मेहनत पे तुम कितना बढ़ा ले जा रहे हो। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है बेटा? किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ भैया, देखो एक बार जरा देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, मतलब मैटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो भाई, बात समझो ध्यान से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का जूम कर लेते हैं, है ना, हल्का हल्का जूम कर लेंगे, उसको हटा देंगे भी। ठीक है, अब देखो समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब समझ में आएगा। देखो भाई साहब, आधा से ज्यादा संविधान इसी पेज में रिवीजन, इसी पेज में रिवीजन। देखो भाई साहब, क्लियर? तैयार हो ना? शुरू जाओ। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से भाग 3, भाग कौन सा? 3। 14 समानता का अधिकार। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन कौन से? कौन कौन से भैया जरा बताओ? समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर किस चीज के बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता। किसके बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता। फिर शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार है? शिक्षण संस्थानों का अधिकार। शिक्षण संस्थानों का अधिकार। और अगला बताओ,
संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसका है? संवैधानिक उपचार। कितने हो गए बेटा? 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको किसके तहत हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया, ठीक है ना, 78 द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को कहां जोड़ा गया? संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया, का या ए कुछ भी कह दीजिए, उसमें जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। ये सारी बातें दिमाग में सेट रखिए, अगर भाई साहब पेपर ना फंसे तो बताना दोस्त, ठीक है बच्चे। किसकी सरकार थी समय? मोरारजी देसाई साहब की सरकार की थी। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी। अगला देखो भैया, क्लियर है बेटा? अब आ जाओ 14 में समता का अधिकार। 14 में समता का अधिकार। 15 जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर 5 आधार दे रखे हैं। 5 से 15, 5 से 5 आधार, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहां तो 3 ही दे रखे हैं, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, और एक और दे रखा है। क्या दे रखा है? धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और रंग। और क्या दे रखा है? रंग। इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर, यहां भी कहा गया है कि इन्हीं 5 आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या दे रखा है बेटा? अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या दे रखा है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है ना। किसका दे रखा है? उपाधियों का अंत। ये बच्चे क्या है? समता का अधिकार है। ये चारों क्या दे रखे हैं? पांचों की समता का अधिकार से संबंधित है। अगला जाओ, धर्म की स्वतंत्रता दे रखा है। किसमें दे रखा है? धर्म की स्वतंत्रता। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता पहले यहां पढ़ लो, ठीक है ना, 19 से। ये क्या दे रखा है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दे रखा है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार कितने से? 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर कितने तक? अनुच्छेद 22, 19, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ये वाले पढ़ना जरूरी है। मौलिक अधिकार पढ़ना के लिए क्या है? जरूरी है। सवाल ज्यादातर यहीं से फंसेंगे, मौलिक अधिकार और किससे? राष्ट्रपति से फंसेंगे बच्चा, पक्का बता रहा हूं दोस्त। होमगार्ड में बल्ले बल्ले करके आओगे, पक्का है। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? 6 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसी में बोलने की स्वतंत्रता है, इसी में सुनने की स्वतंत्रता है, इसी में घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है, कुछ भी कमाने की स्वतंत्रता है भारत में, ठीक है ना। लेकिन सबके साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दे रखा है कि भैया उतना ही कमाइए जितना जरूरी है, दूसरे का संपत्ति मत हड़पिए, उतना ही बोलिए जितना सामने वाले को अच्छा लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें दे रखी, लेकिन आप समझिए बस, वो नहीं पूछा जाएगा। तो भाषण, अभिव्यक्ति, इन सब की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 19 में दे रखी है। पूछ लिया जाए कि बोलने की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? 19 में दे रखा है। बोलने की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 20 में बच्चे क्या दे रखा है? अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 19 में क्या, सॉरी 20 में क्या दे रखा है? अपराध के उसमें संरक्षण दे रखा। मतलब ये है कि दोहरे दंड से संरक्षण दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई अपराध करता है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? उसी के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया बच्चे। कोई दिक्कत इसमें? 20 में 21 में क्या कहा गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे रखी है। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला लॉजिक पुराना हो गया, वो नहीं पूछता है जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता किसमें दे रखा है? निजता का अधिकार किसमें दे रखा है? 21 निजता का अधिकार। प्राइवेसी का अधिकार किसमें दे रखा है? ये पूछता है प्राइवेसी का अधिकार। सवाल ऐसे आता है, प्राइवेसी का अधिकार किसमें दे रखा है? प्राइवेसी मतलब अंग्रेजी और हिंदी में प्राइवेट क्या होना, सॉरी, निजता का अधिकार किसमें दे रखा है भैया? 21 में। और 21 ए में क्या दे रखा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे रखा है। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। बेटा बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दे रखा है, अर्थात आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही तो आप पूछ सकते हो, भैया पूछने का अधिकार है, काहेली हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? बस शॉर्टकट में समझिए बेटा। तो अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी से। कोई दिक्कत इसमें? अरे एक बार आप मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया है, बस घर पे 2 बार अपने लिए पढ़ लीजिए। क्या जा रहा है किसी का? किसका जा रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं? तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा पेपर निकलेगा। एक बार मन से बैठ जाइए ना दोस्त, आप 5 दिन के लिए खाली जी ऐसे तो रट्टा मारना है कि नहीं मारना है, रट लीजिए मन से। आ जाओ इधर। इसके बाद बेटा क्या मिलेगा आपको? शोषण का अधिकार। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार क्या दे रखा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अगर लोग आपका शोषण करें तो वहां पे क्या दे रखा है, अनुच्छेद 23 दे रखा है, और क्या दे रखा है 24, 23 और 24। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी संरक्षण दे रखा है। मानव की तस्करी मतलब मानव को बेचना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष को बेचना, और बंधुआ मजदूरी, ये नहीं कि आपको बांध लिया गया कि भैया 2 वक्त का खाली खाना दिया जाएगा और कुछ नहीं, काम खूब लिया जाएगा, वो वाली मजदूरी से संरक्षण दे रखा है। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या दिया गया, काम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको काम के लिए क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया, विशेषकर कल कारखानों में। कल कारखानों मतलब कल मैंने बताया था पुर्जे होते हैं, कल का मतलब क्या होता है, पुर्जा, मतलब ऐसे जो खतरनाक पुर्जे वाले कारखाने होते हैं जहां पे बच्चे चोट खा सकते हैं। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें बेटा? आ जाओ तिवारी, ध्यान दो। धर्म की स्वतंत्रता किसमें दे रखा भैया, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, बस इसमें ध्यान रखिएगा। एक पढ़ लीजिए इसमें 27, कौन सा पढ़ लीजिए 27, अनुच्छेद 27 पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 27 में क्या दे रखा है, धर्म से संबंधित धर्म में व्यय पूंजी या राशि, पूंजी नहीं राशि लिखो यहां पे, धर्म में व्यय राशि, धार्मिक कार्यों में व्यय राशि कर मुक्त होगी। क्या होगी, कर मुक्त होगी। यही लिए भाई साहब कर नहीं दिया, यही लिए जानते हो क्या होता है, ज्यादातर जो नेता होते हैं ना, जो फ्रॉड, जिनके पास काला धन होता है, स्विट्जरलैंड जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो फंस जाएगा रास्ते में, कहीं गाड़ी वाड़ी फंस गई या कुछ हो गया सिस्टम, है ना, या फिर ट्रांसफर करेंगे तो भाई आधुनिकता का जमाना है तो फंस जाएंगे, इसलिए सीधा मंदिर में इन्वेस्टमेंट कर दो। और मंदिर में बैठा हुआ पुजारी से क्या मतलब होता है, तो उसको भैया जब तक उसको कुछ नहीं मिलता तो उसको 2 वक्त का खाना मिलता है, और अचानक से रुपया आ गया, कहीं 10% बाबा जी आपका, हाँ बाबा जी चौंधिया के फैल गए धर लिए समेट के, इसीलिए मंदिरें बढ़ रही हैं आजकल, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे देखो बेटा, और मंदिरें बढ़ना अच्छी बात है, मंदिरें बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में हो रहा ये काम गलत बात है, राजनीतिक होना गलत बात है, बस मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना, मंदिरों में राजनीतिक होना गलत बात है। धर्म हो ये मानिए, खूब मानिए, जब से हम आप लोग पैदा हुए तब से राम राम को भज रहे हैं, सबको पूज रहे हैं, हर भगवान को पूज रहे हैं, है बात की नहीं। संवैधानिक उपचार का अधिकार बेटा किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 32 में। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 32 में। किसके बारे में दे रखा है, संवैधानिक उपचार, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे रखा है। पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में रिट किसके तहत दायर कर सकते हैं, अनुच्छेद, और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत रिट निकाल सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाईकोर्ट 226, हाईकोर्ट 226 बच्चे किसके तहत, 226। आगे आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। आगे कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब आ गया भाग 4, कौन सा आ गया बेटा, भाग 4, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के कहां तक दे रखा है, 51 तक दे रखा है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, भाग 4, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, मतलब इसमें अगर जो भी प्रावधान दिए गए हैं अगर उनका हनन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो इनके प्रावधानों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट नहीं दायर कर सकते, मतलब वहां पे केस दायर नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या दे रखा, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था दे रखी है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का वर्णन दे रखा है, 40 में। 44 में क्या दे रखा बच्चे, समान नागरिक संहिता, होम गार्ड के लिए इससे बाहर कुछ आने वाला दोस्त नहीं है। अब इतना पढ़ के जाइए, मजा ना है तो पैसा वापस। कारण बच्चे ये है ना, होम गार्ड का पेपर है, यूपी पुलिस और एसआई का पेपर नहीं है, ठीक है। तो पहले यूपी पुलिस के लिए तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप होम गार्ड के लिए विशेष पर्याप्त आपके लिए, पहले उसको पढ़िए। होम पुलिस का पेपर है तो फिर एक बार रिवीजन मार देंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का किसमें दे रखे हैं, भाग 4 का, संविधान का भाग 4 का में दे रखा है। इसको बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। विशेष बात बच्चे ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारे प्रावधान किए गए, इसलिए मिनी संविधान संशोधन भी, मिनी संविधान भी कहते हैं बच्चे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और जब 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय केवल 10 ही जोड़े गए थे। कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10। अच्छा आपसे पूछ ले कोई कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, देखो मूल संविधान की बात कर रहा हूं, फिर 12 आपने बता दिया, 10 बता दिया।
मूल संविधान की बात कर रहा है। अरे बच्ची बिटिया तब तो थे ही नहीं, आप क्यों कंफ्यूज होते हो? मैंने क्या कहा, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। यही छोटी छोटी गलतियां करने सुधारने के लिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं तो मेरे पास तो पीडीएफ लगी, मैं केवल यही हटा के चला जाऊं आपको और पीडीएफ में भेज दूं आपको, आप पढ़ लीजिए। और बहुत सारे संस्थान भेजते हैं पीडीएफ, लो भाई साहब हमारी पीडीएफ पढ़ लो, हमारी पीडीएफ पढ़ लो। हम आपको क्या समझाना चाहते, हम वो समझाना चाह रहे हैं कि जो पेपर में या प्रैक्टिस सेटों में पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? कारण यह है कि मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और मैं देखता हूं, एनालिसिस करता हूं, तब मैटर उठा के लाया हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे नहीं। ग्रुप में जितने मैंने 100-200 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो, 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लो उसका, मतलब एक बार देखो, 2 बार उसका रिवीजन कर लो अच्छे से, और फिर प्रैक्टिस सेट कोई सॉल्व करे, अगर वहां सवाल ना मिले तो बताना भाई साहब। और मनु जो हमने भेजा क्वेश्चन ना, वो सबको भेज देना जरा, उनको सबको भेज दो ग्रुप में, दोनों ग्रुप में डाल दो भाई साहब। कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन है उसमें, करके देखो। बाकी मैं 500 यहां कराऊंगा, वो अलग हैं, परेशान ना हो, वो 500 अलग हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो भेज रहा हूं 300 ग्रुप वाले, वो एकदम रट्टा मान लो आप। टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ऑनलाइन वाले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज्यादातर पीडीएफ मिलेंगे आप, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम रट्टा मान लो भाई साहब, मजा आ जाएगा दोस्त। होमगार्ड के पेपर में दुनिया से अगर आप आगे न रहे तो बताना भाई साहब। आगे बढ़ो। मौलिक कर्तव्य बच्चे क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो भाग 4 का में है 51 से लेकर के 51 डी तक दे रखे, सॉरी के तक दे रखे हैं, 51 ए से लेकर के कहां तक दे रखे हैं? के तक दे रखे हैं, ठीक है बच्चे, के तक दे रखे हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे आ जाओ। अब मौलिक कर्तव्य में गहराई से यहां नहीं पूछेगा, यूपी पुलिस में पूछ लेगा, लेकिन अभी वहां चलेंगे तो फिर हमारा फिर ये वाला मैटर नहीं हो पाएगा अभी, है ना, पहले होमगार्ड के लिए। राष्ट्रपति संबंधित अभी मैंने रिवीजन करा दिया, इसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री संबंधित क्या आते हैं? अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है, वही बात जो अभी 74 वाला पढ़ाए थे। 75 में क्या रखा? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की पद और शर्तें दे रखी है। अनुच्छेद 75 में कई सारे हैं, लेकिन अब विशेष कर ध्यान रखिए अनुच्छेद 75 में क्या रखा कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? हम आप नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और मंत्रियों और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर 75(2) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपातकाल, आ जाओ अगला। क्या कहा गया? आपातकाल। अनुच्छेद 352 क्या रखा बेटा? अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार के हैं भारत में? 3। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? 3। कौन कौन से? अनुच्छेद 52 में क्या रखा? राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में आपातकाल लग जाए, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, जिसको इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन किसी एक विशेष राज्य में लगेगा। इसलिए मैं गहराई से अच्छे समझाने का प्रयास करो भैया, कोई नहीं यूट्यूब पे ऐसा करा रहा है, वो केवल आ रहा क्वेश्चन समझा के चला जा रहा है, आधे घंटे बकलोली कर रहा है, कमेंट पढ़ रहा है आपके। मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके समझा रहा हूं आपको कि बेटा क्या क्या बन सकता है, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, मैं वो समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। समझो, एक बड़े भाई के जैसे समझा रहा हूं, टीचर जैसे नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बड़े भाई के जैसे समझा रहा हूं कि क्या गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को समझिए आप। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कुछ ऑनलाइन वालों को भला हो जाएगा, बाकी आपका तो होगा ही, आप समझिए ध्यान से। 356 बच्चे क्या कहा गया? राष्ट्रपति शासन कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्रपति। क्योंकि चलते चलते समय या पेपर के देते समय हमें यही सिली मिस्टेक हो जाते हैं, और जब हमारी बातें रिवीजन रहेंगी ना तो कहां से गलती होगी? सिली मिस्टेक होगी नहीं। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब लगाया जाता है क्या? राज्य आपातकाल। 356 के तहत। तीसरा लगता है 360 के तहत। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। कौन सा लगता है भैया? वित्तीय, मतलब वित्त अगर संकट आ गया, वित्तीय संकट, रुपए और धन मुद्रा का संकट आ गया देश में, तो वहां क्या लगेगा? और बच्चे ध्यान रखिएगा, अब तक एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। उत्तर प्रदेश में भैया 10 बार राज्यपाल शासन लग चुका है, मतलब सॉरी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 358 बच्चे क्या दे रखा है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 में दे रखा है कि भैया आपके यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 19 को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। 358 में दे रखा है कि किसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और 59 में क्या दे रखा है? 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया दे रखी है। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। 58 की बात कर रहा हूं बेटा, मैं 58 की इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। इमरजेंसी यानी आपातकाल 352 से लेकर के
352 से लेकर के 360 तक दे रखे हैं। कहां तक दे रखे हैं? 360 तक दे रखे हैं। तो हम इनकी बीच की बात कर रहा हूं। तो 52, 56, 60 तो ये हो गए। 52, 56, 60, 52, 56, 60। 52 में राष्ट्रपति शासन, 56 में हाँ सॉरी 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 52 में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और 60 में ये हो गया। दो बीच की बात कर लेता हूं, पूछ लेता है कभी कभी। 58 में दे रखा है कि अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाएगा इमरजेंसी के दौरान। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 19 को निलंबित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और 59 में क्या दे रखा है कि भैया यहाँ पे आपके अनुच्छेद 20 को भी निलंबित किया जा सकता है। किसको भी निलंबित कर सकते, मतलब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को। इसमें भाग 3 को निलंबित कर सकते हैं, कुछ को छोड़कर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ करके। आ जाओ भैया आगे, अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं भैया। 50 में आ जाओ बेटा। अब यहाँ जो बचा खुचा कि सर ये तो रह गया, वो तो रह गया, आ जाओ यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 50 में क्या दे रखा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। अरे भाई साहब, आधा पॉलिटी रिवीजन, और होमगार्ड के लिए इससे बाहर एक को सवाल नहीं आने वाले, ठीक है ना। क्या कहा गया? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। तो कारण इसलिए इतने गारंटी से मैं कह रहा हूं ना, इतने गारंटी से और इतना जोर दे करके मैं कह रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं वाला। आपने अब तक कितने सवाल सॉल्व किए? ईमानदारी से बताओ आप लोग, कितने प्रैक्टिस सेट और कितने सवाल सॉल्व किए होंगे जीएस के होमगार्ड के लिए? हाँ, कितने सवाल किए होंगे? ईमानदारी बताओ, बताओ तिवारी। 20 सवाल सॉल्व किए कि 20 प्रैक्टिस सेट? 20 प्रैक्टिस सेट, 20 का मतलब 2500 सवाल हो गए ना। हाँ, लेकिन याद फिर भी नहीं आपको। मैं कम से कम 1500 क्वेश्चन सॉल्व करके ये पीडीएफ बनाया हूं। पहले सॉल्व किया हूं, सोचता रहा, हाँ 1500 सॉल्व किया हूं, तब ये बना कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें से। इससे तो ये बेटा वो मिले सवाल ना जहां से बाहर नहीं, इनसे मतलब इससे बाहर कुछ नहीं मिला, इसी के अंदर ही सब है। और फिर भी इसमें से कुछ चीजें हैं जो नहीं पूछी गई, उन 1500 में से नहीं मिली हैं, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं कि यार मान लो पूछ लिया जाए, क्योंकि भैया ना तो मैं ब्रह्मा हूं और ना तो वो जो 1500 सवाल मिले वो ब्रह्मा है। जीएस क्या है? अथाह है सागर, कुछ आ सकता है, लेकिन मान के तो चल सकते हैं ना कि सर अगर इतने सवाल पढ़ लिए तो यार कुछ काम हो सकता है। समथिंग बेटर देन नथिंग, मतलब सॉरी नथिंग बेटर देन समथिंग। ना से तो हाँ भले ही ना, 5 दिन में कुछ ना कुछ तो भला हो जाएगा। आ जाओ बेटा भला करते हैं। 50 में न्यायपालिका को किससे अलग करता है? ट्रिक बता दूं इसकी, इसको ट्रिक बता दूं। देखो दे रखा भैया, इधर देखो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से कैसे पृथक। ये बच्चे दे रखा है कार्यपालिका, ठीक है ना। ये दे रखी है विधायिका, ये क्या दे रखी है? विधायिका, और दे रखी है कार्यपालिका, और ये दे रखा बच्चे क्या? न्यायपालिका। अब रीजनिंग आप लोग यूपी पुलिस के लिए पढ़ते ही हो दोस्त, तो जरा बताओ इन दोनों गोलों का इस दो गोले से संबंध है? इसमें एक ही गोला है, इसमें एक ही गोला दे रखा है न्यायपालिका। तो अब ये बताओ क्या इनका संबंध आपस में है? तो भैया ये हो गई कार्यपालिका और ये क्या हो गई? क्या ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि कार्यपालिका का संबंध न्यायपालिका से कुछ कुछ वाला भी है, कुछ कुछ वाला भी नहीं है? तो बस सेम अनुच्छेद 50 भी यही कह रहा है, ठीक है ना। तनिक संबंध नहीं है, इसको ध्यान रखिए बेटा। मस्त बात है भाई साहब। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में। और ये दोनों ही बच्चे किससे संबंधित हैं? भाग 4 से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? भाग 4, जिसमें कहा गया नीति निर्देशक तत्व, उसी के ही ये क्या है? पार्ट है, मतलब उसी के अनुच्छेद हैं। कि नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक दे रखे हैं? 36 से लेकर के 51 तक दे रखे हैं, है ना भाई सनी। 36 से कहां तक दे रखे हैं? 51 तक दे रखे हैं। 63 में क्या दे रखा बेटा? राष्ट्रपति पद की उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो ये तो नहीं पढ़ाया गया था अभी ना, राष्ट्रपति तक पढ़ाए थे। 304 का तो पढ़ाया था ना, संपत्ति का अधिकार कब क्या है? मौलिक अधिकार नहीं रहा, समझ रहे कि नहीं। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया, निखिल देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी बेटा, ठीक है। आ जाओ इधर भी कुछ है मैटर, समझ रहे कि नहीं। संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं। 79 संसद का गठन, इससे बाहर कुछ नहीं। संसद का गठन 79 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। कभी ना भंग होने वाला सदन कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। और भंग होने वाला कौन भंग कर सकता है इसको?
काका राष्ट्रपति कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भंग। और लोकसभा का कार्यकाल कितना सामान्यतः? 5 वर्ष का। सामान्यतः 5 वर्ष का, मतलब कार्यकाल इनका 5 वर्ष का। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोई दिक्कत? रिंकू सिंह समझ में आया? आ जाओ बेटा। 14 से 18 बाबरी का खेल, बराबरी का खेल। बराबरी का खेल मतलब समानता का अधिकार। ठीक देखो, ठीक है ना। बराबरी का खेल मतलब समानता का अधिकार। सभी में देखिए 19 से 22 आजादी प्लस सुरक्षा। काहे नहीं आजादी? 19 में आजादी और 21 में आजादी है कि नहीं? और सुरक्षा भी तो 22 में दे रखा है कि नहीं दे रखा? और 20 में दे रखा है। आ जाओ 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट। सीधे लगाओ सीढ़ी, कहां पहुंचो? सुप्रीम कोर्ट। अगला 44 में यूनिफॉर्म, एक छूट गया था, ये भी आ गया। नहीं छूटा नहीं था, 44 वाला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता भारत में 2 राज्यों में लागू है, गोवा और उत्तराखंड। गोवा और उत्तराखंड। गोवा और 356 प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन राज्य में। कोई दिक्कत? अरे भाई साहब क्लास खतरनाक है कि नहीं है? रह जाओ भाई। अबे कहां छूट गया? अबे तो पॉलिटी शुरू हुई दोस्त, 2 पेज में पॉलिटी खत्म। ठीक है, आ जाओ। चाहे जिसका पेपर दो आप, एसआई छोड़ करके यूपी पुलिस होमगार्ड की मैं बात कर रहा हूं, लेखपाल के लिए पर्याप्त है। लेखपाल वाले भी भाई साहब एकदम खतरनाक उड़ा दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा बाहर, रट लीजिएगा। आपातकाल ये तो हो गया बेटा, यहां वाला भी हो गया है ना। नीचे से चलना है ना हमें। हाँ ये सब हो गया, अब यहां वाला देखते हैं। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति पद की शर्तें दे रखी हैं, विवरण दे रखा है। 54 में बचे, 59 पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा इसमें विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दे रखा है। और 60 भी पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान दे रखा है। 63 से पढ़ते हैं हम लोग। किससे पढ़ते हैं? 63 से पढ़ते हैं। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान दे रखा है। उपराष्ट्रपति का शपथ एवं क्या दे रखा है? प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति का शपथ एवं क्या दे रखा है? प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है, वह संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा का देगा। ठीक है, अगला जो यहाँ 64 में, 64 पढ़िए बेटा। 64 में उपराष्ट्रपति पद की क्या दे रखी है? रिक्ति। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति 64 में दे रखी है। उपराष्ट्रपति का पद त्याग पत्र मृत्यु राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने, ये पद की अयोग्यता के कारण हो सकता है, मतलब उसका पद रिक्त हो सकता है इन कारणों से। फिर उसके बाद 66 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? 66। राज्य के कार्यों का संचालन कौन करेगा? राज्य के कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे। किसका राज्य के कार्य जो है राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे और उसी का आदेश जारी उनके आदेश उसी के नाम से क्या होंगे? जारी होंगे। 69 में क्या दे रखा है? संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। संसद में की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को दे रखा है। किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को दे रखा है। किसको दे रखा है? उपराष्ट्रपति को। आ जाओ 72 बच्चे क्या दे रखा है? 72 में क्षमादान की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। क्षमादान की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। जरा आप लोग बताइए, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दे रखा है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दे रखा है? 72 में क्या दे रखा है? इसमें राष्ट्रपति को दे रखा है। किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को क्षमादान, मतलब वो क्षमा कर सकता लोगों को। कितने प्रकार से? मतलब राष्ट्रपति को दया याचिका पर क्षमा, दंड में परिवर्तन, दंड में कमी, दंड स्थगन या दंड विराम देने की शक्ति होती है। इतने प्रकार की शक्ति होती है उसके पास। ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखें। मृत्यु दंड के मामले में विशेष रूप से उसे क्या होता है? प्रावधान होता है, जो कि राज्यपाल के नहीं पास होता है। राज्यपाल के पास 161 में दे रखा है। किसके तहत दे रखा है? राज्यपाल के पास भी शक्ति है। किसके बारे में? क्षमादान की शक्ति है बच्चे। किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, मृत्यु दंड की जो सजा अगर पा रखा है कोई व्यक्ति, तो उसको कम करने का, उसको क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो यहाँ राज्यपाल क्षमादान दे रखा है। क्या रखा है? राज्यपाल क्षमादान दे रखा है बेटा। कोई दिक्कत इसमें? आपसे ध्यान समझिएगा, आगे बढ़ते भैया। 87 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 87 संसद का अभिभाषण और संदेश। संसद का अभिभाषण और संदेश मतलब संसद में जो अभिभाषण होगा सबसे पहले किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। कब कब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है? पहली लोकसभा जब चुनी जाती है और जब बजट सत्र यानी कि वर्ष का पहला सत्र आयोजित होता है, तो पहले सत्र आयोजित होने के समय, रिंकू सिंह ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, पहला सत्र आयोजित होने पर पहला अभिभाषण यानी भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति का। ये जब नई लोकसभा चुन के आते तब 2 बार अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। बस ध्यान रखिएगा। आगे आते बच्चे, अनुच्छेद 112 क्या दे रखा बच्चे? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको क्या बोलते हैं? बजट। इसको क्या बोलते हैं? बजट।
बजट के बारे में किसमें वर्णन दे रखा है? अनुच्छेद 112, जिसको संविधान में किस नाम से जानते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आज हमने पूरी पॉलिटी रिवीजन कराई है, अगले दिन इकोनॉमी, इतिहास सब रिवीजन होंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो, स्ट्रेटेजी के साथ में। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, अनुज किसके बारे में दे रखा है? संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता करता है। बेटा लिखा हुआ है इसमें। 109 धन विधेयक, क्या दे रखा है? धन विधेयक। और धन विधेयक को धन विधेयक है ये घोषित कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा, और उसी की अनुमति से ही क्या होगा? पेश होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। क्या दे रखी है? धन विधेयक की परिभाषा। तो बेटा जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, इनको आप लोग रख लीजिए। अनुच्छेद इससे बाहर, इससे ये 2 पेज है ना पॉलिटी के, कितने पेज हैं? ये 2 पेज है बेटा पॉलिटी के, इससे बाहर अभी तक कुछ आने वाला नहीं, जितना मैंने अभी तक रिवीजन करा दिया है। जिसको ना समझ में आया हो, ये आधे घंटे की क्लास एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा, पूरी पॉलिटी खल्लास। आ जाओ भैया। हाँ बेटा, हाँ धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक कर्तव्य। किसको बोलते हैं भैया? संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं बच्चे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? सवाल हर तरफ से मिलेंगे, थ्योरी में किस तरीके का वो अलग छोड़ो आप, सवाल हर तरीके मिलेंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना किसके तहत जारी की जाती है? योजना आयोग के तहत। किसके तहत? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था बेटा? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950। समाप्ति कब हुई बेटा? 2015। इसका स्थान किसने ले लिया? स्थान लिया, किसने लिया बच्चे? स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। किसने लिया? नीति आयोग ने लिया, ठीक ना, किसने लिया? और इन दोनों का, किसका? नीति आयोग और योजना आयोग, इन दोनों का मुखिया कौन होता है? मतलब अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बच्चे कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। जो पदेन उस समय, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा, वो पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग के स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग। अगले साल, मतलब सॉरी अगले साल नहीं, मतलब जब जीवन में कभी, मतलब भविष्य में कभी सरकार चेंज हो जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई और बन जाए, ठीक है ना, तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग को क्या होगा? अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब ये बच्चे, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। नीति आयोग, ठीक है बच्चे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और योजना आयोग की समाप्ति 2015 में हो गई, ठीक है ना। और योजना आयोग के तहत कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी? कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं कितनी लागू हुई थी? 12। अंतिम पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना फटाक से बताओ आप लोग। पहली और अंतिम फटाक से बता दो बच्चे। पहली और अंतिम। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक, 2012 से लेकर के 2017 तक सतत और तीव्र विकास। क्या था? सतत एवं तीव्र विकास इसमें था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो भाई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सवाल दिख रहा है ना भाई? छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ना है बताओ? ठीक है। भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग ने स्थान ले लिया? अब तो बता दो खटाक से। 2015। डायमंड हार्बर किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है? डायमंड हार्बर किस नदी किनारे बना हुआ है बच्चे? ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली या महानदी? किस नदी किनारे बना हुआ है? हुगली नदी किनारे बना हुआ है। किसके नदी किनारे बना हुआ बच्चे? हुगली नदी किनारे बना हुआ है। कोई दिक्कत? इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? हुगली नदी किनारे बना हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ। सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है? सबसे बड़ा डेल्टा,
सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा बच्चे कहां बनता है? सुंदरवन। कहां बनता है? सुंदरवन। कौन सी नदी बनाती है बच्चे? ध्यान रखना, गंगा और यमुना बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। समझ रहे कि नहीं? भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है। और विश्व की पूछ लिया जाए सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है बच्चे। कौन सी है? नील। और सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? अपवाह तंत्र वाली, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी विश्व में कौन सी है? अमेजन। कौन सी है बच्चे? अमेजन। कोई शक? समझ रहे हैं? अमेजन सबसे बड़ी नदी है बच्चे। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है समझने में? कोई दिक्कत है भाई? बेहतरीन है। आगे बढ़े बच्चे। मतलब इस तरीके से मैंने सेट किया कि केवल आपको ये ना लगे कि सर जी खाली थ्योरी चल रही है और ये ना लगे खाली क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब सब भैया मिक्स मिलेगा। समझ रहे हैं? एकदम तहरी बनेगी। क्या है? गलत है क्या? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे देखो। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। और मुंबई को क्या कहते हैं बच्चे? मुंबई को मुंबई क्या कहते हैं? किसकी? देखो मुंबई के बारे में दो बातें आती हैं। एक तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सबसे बड़ा क्या है? फिर यहाँ पे बॉलीवुड नगरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉलीवुड नगरी। ठीक ना? बॉलीवुड नगरी इसे कहते हो, सुंदर नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अगला आते हैं कानपुर बच्चे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है ना? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ठीक है ना? अगला सिंधु घाटी सभ्यता। सुनो मेरी बात ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा बच्चे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ठीक है ना भैया? सबसे बड़ा कौन सा है? नहीं, धौलावीरा है। सबसे बड़ा कौन सा बच्चे? धौलावीरा है। सबसे बड़ा कौन सा है? धौलावीरा। सबसे पहला खोजा गया कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक ना? उसके बाद मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। काली का मतलब होता है काली बंगन मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यहीं पर पहले जुते हुए खेत मिले थे। जुते हुए खेत सबसे पहले सच कहां मिले थे? कालीबंगा मिले थे। ठीक है। आ जाओ अगला भैया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, बाणभट्ट या पाणिनि? कौन है बच्चे? विष्णु शर्मा है। कौन है बच्चे? विष्णु शर्मा। कालिदास, कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। मेघदूतम, ठीक है ना? ऋतु संहार, और कौन सी? मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम। ठीक है ना? एक कौन सी थी? अग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। बाणभट्ट की कौन सी है? बाणभट्ट की कादम्बरी। कौन सी है? कादम्बरी। और एक और कौन सी है? हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और कौन सी है? हर्षचरित। अब उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है इसलिए मैंने नहीं लिखा उसकी। ठीक है ना? पाणिनि की कौन सी है भैया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक है बच्चे, अष्टाध्यायी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं बच्चे? समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी रटो भाई साहब, क्वेश्चन भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या कनिष्क ने लिखा था? किसने लिखा था भैया? इलाहाबाद का लेख किसने लिखा था बच्चे?
समुद्रगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चे? समुद्रगुप्त ने लिखा था। ठीक है ना। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। किस वंश से संबंधित था? कुषाण। हर्ष किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन वंश से, है ना, वर्धन वंश से। ठीक है ना। अशोक मौर्य वंश से, ठीक है ना, मौर्य वंश से संबंधित था। आगे, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था बच्चे? सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था बच्चे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। और बच्चे ध्यान रखिए कौन किसने किसके सहयोग से हुआ था? ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक ना। इन्हें क्या कहते हैं? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और वेदांत समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना। और ध्यान रखना बच्चे, राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का वक्ता कहते हैं, पुनर्जागरण काल का वक्ता कहते हैं। ठीक है ना। पुनर्जागरण काल का प्रमुख किसे मानते हैं? राजा राम मोहन राय को मानते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेल चली थी। क्या चली थी? पहली रेल चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या चली थी? पहली रेल चली थी। लॉर्ड कर्जन के समय भारत बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी सेट में टपकेगा, देख लेना, बंगाल विभाजन वाला। लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था? जनगणना, पहली बार क्या हुई थी? जनगणना, व्यवस्थित ढंग से जनगणना शुरू हुई थी। व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी। व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ, ठीक ना, व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ। और सर्वप्रथम बच्चे लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में। वेरी गुड, 1872 में। और ये वाली व्यवस्थित वाली 1882, सॉरी हाँ 81। कोई दिक्कत भैया इसमें? चीजें रिवीजन हो रही कि नहीं हो रही भाई साहब? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, जरा पढ़िए भाई साहब। ब्रिटिश काल में कुछ महत्वपूर्ण, ब्रिटिश काल में कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिएगा भाई साहब, जो मिलेगा एक बार में खत्म, और एक नहीं उसका पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। आप तब तक पढ़िए जरा, थोड़ा सा हम कुछ स्टिंग एनर्जी ले लें। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जवानी खत्म करने का किंग स्टिंग। नहीं मजा आ रही ना सबको? देख लेना, जिनको लग रहा है कि हम 25 साल तक बहुत युवा काम करेंगे ना, वो 24 साल में खत्म हो जाए, वो 30 साल में खत्म। स्टिंग सबसे खतरनाक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये बताओ, 100 रुपए की रिवाइटल जो काम नहीं करती, वो 20 रुपए की एनर्जी, वो 20 रुपए की ड्रिंक कर देगी। 20 रुपए में इलेक्ट्रॉल आता है, जिसको WHO ने क्या कर रखा है? वेरीफाई कर रखा है कि इसको पीने से पानी की कमी होती है, मतलब दूर होती है। और 20 रुपए का एक मिलता है, एक पाउडर, एक पाउच, वो नहीं आपकी पानी की कमी को, एनर्जी को दूर कर पा रहा है। और 20 रुपए का पाउडर आपको क्या कर देगा? मतलब 20 रुपए का एक पानी जो है आपको, वो आपको एनर्जी पैदा कर देगा। ऐसा दिखाएंगे, ऐसा वो ऐसा कर रहे हमारे, इतना एनर्जी पैदा कर देगा। हद आदमी है, मतलब बेवकूफ बनाने की कोई हद होती है। लड़के भाई साहब मस्त हैं, जिनको देखो वही हाथ में स्टिंग लिए घूम रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, एक बात मैं आप जान लो, सुनो, ओए मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बात, जो बच्चे 18 से 25 के होते हैं, 18 से 25 वाले सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो बच्चे 18 से 25 के बीच में हैं, उनको ना तो रिवाइटल की आवश्यकता है, ना किसी मल्टीविटामिन की आवश्यकता है, ना उन्हें कुछ एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता है, ना उन्हें किसी टैबलेट की आवश्यकता है। उनके अंदर सारी एनर्जी वो भरी हुई है, और वो जिस एनर्जी के लिए वो टैबलेट, स्टिंग ऑपरेशन और दुनिया निवार ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपने मानसिक संतुलन से उससे दुगना शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। 18 से 25 वाले, उसके बाद फिर आप रिवाइटल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे धीरे धीरे। आ रही बात समझे कि नहीं? क्योंकि फिर आप ढलने की उम्र में बढ़ने लगे।
आपने अक्सर देखा होगा कि 25 की उम्र तक आपको कुछ भी कहा जाए आप कर जाओगे, नहीं कर जाओगे, और जब 30 की उम्र में पहुंचोगे तो वो काम करने में सोचना पड़ेगा, है बात कि नहीं। इसीलिए अग्निवीर की जो उम्र रखी गई ना वो 17.5 से कितनी रखी गई है, 17.5 से कितनी रखी गई है, 17.5 से रखी गई है 22 वर्ष। अरे कुछ छूट उठ मिला करके मान लीजिए, छूट उठ है कि नहीं, इसमें नहीं है, चलो 22 साल मान लो, 5 साल दिया गया आपको, मतलब 5 साल ये प्लस 4 साल आपको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो मान के चलिए 22 और 17, 5 साल 17 5 22 ऐसे हो गया। या कोई मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट टाइम 22 वाले एज में नौकरी पाया, तो 22 4 कितना हो गया 26, एक 27 मान लीजिए, अभी 30 नहीं, फिर भी नहीं पूरा हुआ, 30 अभी भी नहीं पूरा हुआ। तो गवर्नमेंट और उनके जो सलाहकर्ता है उनको भी पता है कि जो युवा बच्चे हैं ना उनके अंदर सारी शक्ति इसी एज में रहती है, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट है बच्चे, सारी शक्ति इसी में रहती है। इस एज के बच्चों से कह दो सियाचिन ग्लेशियर में तुम्हें खड़ा होना है, इतना इतना बर्फ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हम खड़े हो जाएंगे, कहीं 22,000 रुपए मिले कहीं कोई दिक्कत नहीं हम खड़े हो जाएंगे, बताइए खड़े हो जाएंगे। 30 साल की एज वाले से पूछ लियो, है दियो यार घर परिवार है कहाँ जाएंगे, सोचेगा 100 बार सोचेगा वो, 22,000 खाती इतने इतने बर्फ में मरब जाए कि हम रह दू, मर मुरा गए, लड़कियां बच्चा में किल्ली बिल्ली हुई है, रह दू। इस एज तक वाले में कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार है तो कोई दिक्कत नहीं, अरे छोड़ो सब दूसरा हो जाएगा। कहाँ जाना है ये बताओ, सियाचिन ग्लेशियर में जाना है, और उससे आगे जाना है क्या, यहाँ तक बर्फ है था तो वहां झेल जाएंगे, सब झेल जाएंगे। कि ये उम्र ऐसी होती, इतनी जुनूनी उम्र होती है ना, खतरनाक उम्र होती है 25 तक की। और आप देखिएगा ज्यादातर ये जो भागम भागी वाला खेला होता है ना वो इसी एज में होता है, 22 से 25 की एज में होता है, क्योंकि उस समय जुनून होता है खाली। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब ठंडा मामला होता है ना तब समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात और आपको बताऊं भाई साहब, इस एज तक में 18 से, बाकी और पहले तो है 18 से 25 की एज तक में आपको समाज मानता ही नहीं कि आप समाज के प्राणी हो, मानता है, नहीं मानता। 18 क्योंकि पता है ना 25 के बाद ही शादी ब्याह होना है, उससे पहले होना नहीं, तो आपको समाज भी आपको समाज का प्राणी मानता ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको मानता है कि अच्छा आप समाज के प्राणी है, लेकिन अगर शादी ब्याह हो गया तो नहीं हुआ तो अबे लौंडे लफाड़ी में घूम रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली तुम फिर तब तक काहे के लिए पैदा हुए हो, तुम खाली इसलिए पैदा हुए हो कि वोट देने के लिए पैदा हुए हो, जब वोट का नंबर आए तब तुम समाज के प्राणी हो, ना तब समाज के प्राणी नहीं हो, समझ रहे कि नहीं। तब तक समाज अपनाएगा नहीं आपको, बस। चलो बेटा आगे देखिए, सती प्रथा का देखो बेटा, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कार्य एक फैक्ट में क्या कहा गया बेटा, देखिए ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कल पढ़ते हैं हम लोग भैया ध्यान से, सती प्रथा का उन्मूलन, भूमि राजस्व व्यवस्था, रेगुलेटिंग एक्ट, विधवा लिखा हुआ है ठीक ना, विधवा, पुनर्विवाह अधिनियम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, पिट्स इंडिया एक्ट, और बच्चे क्या देखा, बाल विवाह और महलवाड़ी व्यवस्था, और क्या देखा महलवाड़ी व्यवस्था, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल का मैटर है बच्चे। देखो बच्चा यहां क्या कहा गया, पहला सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसको ना दिख रहा हो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, समझिएगा कौन था बच्चे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, 4 दिसंबर 1829 को विनिमय किया गया इसे, ठीक है ना, मतलब लागू किया गया। 2 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पहल किसने किया था, जैसे यहाँ पे पहल राजा राम मोहन राय ने किया था, और यहाँ पे किसने किया था, कब लागू हुआ, 1856 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, समझ रहे हैं, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी नहीं था यहाँ पे। 56 जानते हो कौन आ गया था, 56 में आ गया था वो कैनिंग आ गया था, लॉर्ड कैनिंग आ गया था, ठीक है ना। और कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बच्चे क्या हुआ था। कैनिंग के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए, फटाक से नाम याद है नहीं फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए हम उस चीज पहले करते हैं भूल जाएंगे। कैनिंग कौन बच्चे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ध्यान समझो अंकित, क्या कहा गया, लॉर्ड कैनिंग। इसको 56 में 1856 में क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। इसे भारत का क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, शॉर्टकट में लिख दें, है ना, गवर्नर जनरल बनाया गया। और बच्चे ध्यान रखना ये अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल। पहली बात,
1857 की क्रांति किसके शासनकाल में? चाचा के शासनकाल में हुई, ठीक है ना। उसके बच्चे 1858 का अधिनियम किसके शासनकाल में आया? चाचा के शासनकाल में आया। समझ रहे हैं कि नहीं? और भैया ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, उन्मूलन किसके शासनकाल में? चाचा के शासनकाल में हुआ। और भैया क्या ध्यान रखिएगा, ये पहले क्या बनाए गए? वायसराय बनाए गए। क्या बनाए गए? वायसराय। पहले भारत के पहले वायसराय इन्हीं के शासनकाल में यही बने भाई साहब, पहले वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल बने। और बच्चे ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में क्या हुआ था? इलाहाबाद में एक पत्र पढ़ा गया था, महारानी का फरमान जारी किया गया था, अर्थात इलाहाबाद दरबार किसके समय लगाया गया? चाचा के समय। इलाहाबाद दरबार किसके सामने सजा था भैया? किसके शासनकाल में? कैनिंग। बोलो भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, हम मजे लीजिए, खाली मजे लियो। अगला भैया, ठीक है, अगला बच्चे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध क्या किया गया? बाल विवाह निषेध। कब यह एक्ट कब आया भैया? शारदा एक्ट। किस नाम जानते हैं? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह निषेध से है, ठीक है ना। कब आया था? 1929 में आया था बेटा। कब आया था? 1929। इसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी कहते हैं। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? 14 कर दी गई थी, फिर भी कम थी। समझ रहे हैं? बाद में बढ़ाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चा आता है, इधर कुछ भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्थाएं की गई थी। किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। अब देखो भाई साहब, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था, सवाल ना है तो बताना बच्चे, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त 1753 में कब किया गया? 1793 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त। क्षेत्र क्या था इसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया। जब ये व्यवस्था आई ना, तो जो जमींदार, जो लोग जमींदार होते थे, उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। किसान को नहीं बनाया गया, जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। और वो लोग क्या करते थे? लोगों से खेती करवाते थे, फिर वो टैक्स वसूल करके किसको देते थे? सरकार को देते थे। सरकार को निश्चित लगान देना होता था, मतलब एक निश्चित लगान कर दिया गया बच्चे, ठीक है। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या किया गया? कौन थे इसके जनक? थॉमस मुनरो। कौन थे बच्चे? थॉमस मुनरो। और अस्थायी बंदोबस्त के? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो। क्षेत्र मद्रास, बॉम्बे था। तो इसका क्षेत्र क्या था? मद्रास और बॉम्बे, मतलब दक्कन का कुछ भाग था इसमें। इसमें क्या था? किसान, रैयत। रैयत का मतलब क्या? रियायत दी गई। क्या दी गई? रियायत। किसान को सीधे सरकार को कर देना होता था, मतलब जो बिचौलिया जमींदार वगैरह थे ना, चौधरी उधरी, उनको हटा दिया गया। यहाँ चौधरी मालिक होता था, जो कहते हैं ना, आपने मूवी देखी सूर्या, कहीं गांव के हम सबसे बड़े चौधरी हैं, तो कहीं हम तो कलेक्टर है ना, पंगा मत लेना। तो किसान, भैया ध्यान रखिएगा, किसान, रैयत, किसानों क्या गया? सीधे सरकार को टैक्स देना होता, मतलब मालिक कौन हो गया? किसान हो गया। भूमि का मालिक कौन होता? किसान स्वयं होता। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी में रैयत दिया गया। महलवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी। कौन था? महलों में क्या होते हैं? हॉल बने होते हैं। महलों में क्या बने होते हैं? हॉल बने होते हैं कि नहीं होते हैं? महलों में क्या होते हैं? हॉल। तो महलों में क्या हो गया? हॉल, मतलब हॉल्ट मैकेंजी। क्षेत्र क्या था? उत्तर भारत। क्या था? उत्तर भारत, मतलब यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के आसपास का। गांव, महल को भूमि का इकाई माना जाता था। महल को मतलब गांव को, गांव जो होता था, एक पूरे गांव को महल का मतलब इकाई माना जाता था, भूमि का इकाई माना जाता था। उससे टैक्स लिया जाता था। उसमें गांव लोग के मिल करके टैक्स देते थे, ठीक है ना। गांव के प्रमुख से कर वसूला जाता था, मतलब गांव के मुखिया से कर वसूलते थे। अब तुम चाहे एक व्यक्ति से वसूल के दो, चाहे सबसे वसूल के दो, ये मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी थी। इसे क्या कहा गया? महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। कौन इसका जनक था? हॉल्ट मैकेंजी। महल के अंदर क्या होते हैं? हॉल। और बच्चे, रैयत में क्या था? मुनरो। रैयत मुनरो, रैयत मुनरो, ठीक है ना। अस्थाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोलो भाई साहब। अगला आ जाओ बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला प्रशासनिक सुधार था। बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, ठीक ना। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था ना बच्चे, गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब उसके पद का नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा व्यक्ति बनने वाला पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था।
ठीक ना। और रॉबर्ट क्लाइव की बात किया जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बच्चे? रॉबर्ट क्लाइव था बच्चे, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव था। पिट्स इंडिया एक्ट बच्चे 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, सॉरी 1784 का ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बच्चे क्या हुआ था, एक कलकत्ता में क्या स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बच्चे थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के एक्ट से, 1833 के एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद का नाम दिया गया था ना, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का, केवल बंगाल का नहीं रहा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, 1833, 1833, 1833 के तहत। ऐसा भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग, जिसके समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आ रही बात समझ बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? विधि निर्माण की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति किसको दी गई, विधि निर्माण मतलब एक विधवेत्ता भी जोड़ा गया इसमें, इस अधिनियम के तहत। बाकी छोड़ो, आगे समझते हैं। हाँ, भारतीयों को सरकारी नौकरी में अवसर का क्या किया गया, प्रावधान किया गया था। किसके तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। क्या शुरू की गई, सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी नहीं, इंपीरियल सिविल सर्विस ऐसा कुछ करके था उसका, ठीक है ना, नाम था, इंपीरियल था, ध्यान रखिएगा। विधायी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है बच्चे, विशेष बात आपको ध्यान रखना है यहां तक के लिए। कोई दिक्कत बच्चे इसमें, इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें भाई? बढ़िया मैटर मिला कि नहीं मिला? आगे समझिएगा, आगे भी कुछ है भैया, आगे कुछ हुआ भाई, खत्म नहीं हुआ। पॉलिटी का जितना मैटर बचा था आज रिवीजन हो जाएगा एकदम से, ठीक है ना, एकदम से हो जाएगा। कारण ये है, उधर मैंने अनुच्छेद सारे रिवीजन करा दिए, और अनुच्छेद के पहले वाला जो मैटर था वो यहाँ पे देखो रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब शिकायत नहीं, सारी पॉलिटी छूट रही हमारी, अब हम पटक के मारेंगे अगर किसने कहा। अरे यार देखो पूरा मामला, देखो बच्चे, ठीक है, आज के लिए हम ये क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। और क्लास कैसी लगी ये जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जिनको भी क्लास अगर पसंद आई हो तो भैया एक बार कमेंट आप थोड़ा सा भी करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो कल और जोश के साथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और आप लोग भी अगर क्लास ठीक ठाक लगी हो तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पीडीएफ तभी भेजेंगे तक आप लोग क्लास नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, आप बनाइएगा नोट्स, ऑफलाइन में तो विषय सकल नोट्स बनाइएगा, ठीक है भाई। और इनको, और टेलीग्राम पे हम भी इसका भेज देंगे, बाकी आप लोग ग्रुप पे जोड़ देंगे, आप लोग ग्रुप भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।